आज प्रोग्राम में बात करेंगे चित्राल की, जहां सैलाब ने 5 गांव बहा दिए और अब तक की इत्तला के मुताबिक 33 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां आज भी सारा दिन जारी रही, मगर चित्राल के डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अभी भी 13 अफराद लापता हैं। उसके बाद बात करेंगे सेनेटर जॉन मकेन और दीगर कांग्रेसमैन के पाकिस्तान के दौरे की, जिसके दौरान उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों के अलावा शुमाली वजीरिस्तान का दौरा भी किया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा और पाकिस्तान फौज के उन जवानों से भी मुलाकात की जो ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुए थे। और आखिर में बात करेंगे जुम्मे के रोज ढाका में होने वाले दहशतगर्द हमले की। बात करेंगे कि ऐसे हमलों की तादाद में इजाफे की वजह क्या है, और ये भी कि बांग्लादेश के कुछ हुकूमती एहलकारों ने इल्जाम पाकिस्तान पर फौरन क्यों लगाया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512602602 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। बारहा इस्तदा यही है कि जैसे ही आपको बताया जाए कि आप कनेक्टेड हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं। सो कनेक्ट होते ही फ़ौरन अपनी बात का आगाज़ करें और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर ID है बोलबोलपाकिस्तान__ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, वो लोग जो मौसमियात पर गहरी नज़र रखते हैं और क्लाइमेट चेंज वगैरह का जिक्र करते हैं, वो बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें होंगी वो शायद 20% ग़ालिबन ज़्यादा भी होंगी, और चूँकि ज़्यादा होंगी तो इसलिए अपने साथ तबाही भी ला सकती तो हमें बस तैयारी करनी है, सीधी सी बात है। तो चित्राल का वाक़या जो है ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके ख़दशात को किसी हद तक दुरुस्त साबित कर रहा है। वैसे ये अलग बात है कि अभी हाल ही में मेरी फैमिली वहाँ पे 2-4 दिन गुजार कर आई है और उन्होंने ये शिकायत की है कि चित्राल के बेशतर इलाकों में बिजली 16-16 घंटे नहीं होती। तो सोचें आप जरा, मतलब 16-16 घंटे, और मतलब बहुत सारे ऐसे इलाके भी उस वैली में हैं जहाँ पर के सिवाय 1 या 2 मोबाइल कंपनियों के बाकी सिग्नल्स भी मुयस्सर नहीं हैं। ठीक। अब इन हालात में कुदरती हुस्न से मालामाल इस वादी चित्राल के लिए हम आज के दौर में सयाहों को, गैर मुल्की सयाहों को तो दूर की बात है, अपने ही मुल्क वालों को कैसे अट्रैक्ट करें। वो कहते हैं यार अगर मेरा टेलीफोन कनेक्ट नहीं होना, मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं होना, बिजली कनेक्ट नहीं होनी, तो बहरहाल ये तो नुसरत साहब आपके घर वाले वापस आ गए, उनको जी तो लैंडस्लाइडिंग हो गई होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ज़ाती तौर पर मुझे आज मैं चाह रहा हूँ कि हम अगर मुमकिन हो सके और आप इजाज़त दें तो हम सिर्फ और सिर्फ आज फोकस करें अपने प्रोग्राम में ढाका का वाक़या एक ख़ास नुक्ता नज़र से कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के हाईली एजुकेटेड यूथ जो नाम नहाद एलीट स्कूलों में जाते हैं महंगी महंगी फीसें देकर, वो इस तरह की वारदातों में क्यों मुलव्वस हो रहे हैं। और एक पैटर्न एक बनता जा रहा है, क्योंकि अब हर ये मेरा ख्याल है कि अगर वाक़तन हम कोई संजीदा बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये मसला बहुत संजीदा है ना पाकिस्तान में। इट्स नॉट जस्ट हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर सफोरा गोट, वो साद अजीज जो थे IBA ग्रेजुएट, IBA हमारे यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस इदारा जहाँ पे दाखिला मिल जाना जो है वो आपकी जहानत और फतानत का अल्टीमेट जो है सर्टिफिकेट समझा जाता है। नहीं बिल्कुल सर्टेनली, वहाँ से वो लड़का पैदा हुआ है। तो मैं इस पे जो है पूरे फोकस के साथ गुफ्तगू करूँगा, और ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि हमारे देखने वालों के जहन में भी अगर इस हवाले से कि क्यों ऐसा हो रहा तो है प्लीज बताएं, कोई ख्याल हो तो वो भी हमारी रहनुमाई फरमाएं तो बहुत अच्छा होगा। उस तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक खबर देना चाहता हूँ। खबर ये है कि फार्मर आर्मी चीफ जनाब परवेज अशरफ कियानी साहब
بہت زیادہ تل ملائے ہوئے ہیں وہ اس خبر کی وجہ سے وہ جو چل رہی تھی ایک خبر وہی جو اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے 3-4 دن پہلے، بلکہ اب تو میں مسلسل یہ موضوع لائے چلا جا رہا ہوں کہ فیس بک یا ٹویٹر کے اوپر آپ کسی شخص کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، اس کو سچ تصور کر لیا جاتا ہے نا، کوئی تصویر چلا دیں، کوئی ویڈیو چلا دیں، اس کو فوراً حقیقت مان لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے مین سٹریم اخبارات نے بھی ایک کوئی صاحب ہیں جیمز ڈی کرکٹن، ان کی ایٹریبیوٹ کر کے کہ انہوں نے بلاگ لکھا۔ بھئی بلاگ اگر وہ اتنے بڑے فن خان انویسٹیگیٹو تو پھر وہ خبر آرٹیکل لکھیں تو پھر وہ کسی مین سٹریم کے لیے لکھتے ہیں۔ بہرحال ان کے مطابق جنرل مشرف صاحب اور جنرل کیانی صاحب کے بھی بے تحاشا ملٹی ملین ڈالر جو ہیں وہ سوئس بینک میں۔ یہ تو ویسے نصرت صاحب آج کل کی جو ایک ایٹماسفیئر فضا بنی ہوئی اس کو دیکھ کے کچھ لگتا ہے کسی نے یہ خبر اچھا اب یہ خبر بہت پھیلائی گئی تو ان صاحب نے تھوڑی سی زیادتی یہ کی کہ انہوں نے اس بینک کا نام بھی لے دیا کہ ایک سوئس بینک ہے جولیس بیئر، اور بات یہیں تک محدود نہیں رکھی بلکہ انہوں نے اپنی دانش میں ان کے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیے۔ تو جنرل کیانی صاحب مجھے انتہائی با اعتماد ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے اس خبر کی اشاعت اور اس کو جس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت اپسٹ ہیں۔ اچھا اوکے، وہ ہی واز ورجنگ bursting to hold a press conference۔ اچھا او گاڈ، وہ تو کچھ اور ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا کہ صاحب اس ٹائپ کی چیزیں چھپتی واپتی رہتی ہیں۔ کچھ ان کے دوستوں نے اپنے طور پر غیر ملک میں ایک وکیل سے رابطہ کیا ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بینک جس کا نام لیا گیا ہے آفیشیلی ڈینائل دے کہ جنرل کیانی کا اس بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ویسے کوئی تھوڑی سی انویسٹیگیٹو صحافت کرے نصرت صاحب تو یہ بات پتہ تو لگی جائے گی، مطلب باقی اکاؤنٹ بہرحال لیکن میں تو صرف یہ بات بتا رہا ہوں۔ اس دفعہ کیوں وہ زیادہ تل ملائے، اس بات کی کوئی خبر ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں پہلے بھی چھپتی رہی ہیں، وہ آج تک کچھ نہیں بولے ایسے معاملے پہ، تو وائی ناؤ؟ اس وقت بتا رہا ہوں نا، پکی خبر دے رہا ہوں۔ نہیں آپ کی خبر کو تو وہ باقاعدہ یعنی کہ کاٹ کھانے کو دوڑنے کے موڈ میں ہیں۔ وہ جو اپنے دور میں بہت ٹھنڈے ٹھار، ہاں وہ یہی ان کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا، اسموکنگ جنرل، خاموش تھنکنگ جنرل، وہ والی بات اس وقت بہت ہی از ریئلی ریئلی اپسیٹ اینڈ ہی اسمیلز اے ہیوج کانسپریسی بیہائنڈ اٹ۔ اوکے فیئر انف، اتنے پہ ہی چھوڑ دی جائے۔ اگر احتیاطاً ویسے وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، کیوں نہیں؟ تو پھر ایک دفعہ نصرت صاحب کیمرے میں دیکھ کے یہ بات کر دیجیے تاکہ ان کو ڈائریکٹلی اگر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، جہاں کہیں گے مجھے پہاڑ پہ بلا لیں، چترال بلا لیں، میں آ جاؤں گا، وہاں جا کے انٹرویو کر لوں گا۔ تو یہ خبر ہے۔ چلیں دیٹ از ویری بگ نیوز ایکچولی، انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے۔ نہیں کیونکہ وہ بڑی خطرناک خبر تھی نصرت صاحب، اٹ واز کوائٹ ملائن کی۔ جوکس اپارٹ، میں جان بوجھ کر بہت ریسٹرینڈ انداز میں اس کو انڈر اسٹیٹڈ وے میں یہ اطلاع آپ کو دی ہے۔ ٹھیک ہے فائن، اوکے پلیز وی ول لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ ہاں بڑی مہربانی۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے دھوم دھڑکے سے وہ اس دورے پہ ہمارے پروگرام نہیں ہوتا نا جب دورہ ہوا نصرت صاحب، تو اس سے کچھ تو جان مکین صاحب پتہ تو چلے کہ کیا کرنے آیا۔ جان مکین صاحب، میرا ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ کوئی بھی بات کریں اس کے اوپر، اینڈ دین وی کین موو آن ٹو دی ٹاپک دیٹ یو وانٹ ٹو ڈسکس۔ تو جان مکین اگر آ گئے پاکستان تو وہ تو ایک جان مکین ہے، اور ٹھیک ہے جو سینٹ کی جو آرمڈ فورسز آرم سروسز کمیٹی ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور وہ لیکن اس کے آگے کیا کر لیں گے جان مکین؟ بہت بھی ہمدردی ان کے دل میں ہو پاکستان کے لیے، 16 تو نہیں دلوا سکتے وہ ہمیں، تو مطلب کیوں اس میں اتنا؟ دیا ہے آج نیشن کی سٹوری ہے فرنٹ پیج پہ، ہاں وہ بالکل انہوں نے کہا کہ ویری ویل ڈن، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہی کر سکتے ہیں، ویری نائس، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری نائس۔ نہیں تو اس سے زیادہ توقع کیوں تھی ہمیں؟ وی آر ہیلپ لیس، کیونکہ چلیں جان مکین سے سچ بات کریں، انہوں نے جو بات ہے وہ لیکن یہ آلموسٹ اس لڑکے یہ ایکسکلوسیو ہے، باقی ہمارے صحافیوں نے، دوستوں نے جو فورن آفس کور کرتے ہیں، میری نظر میں اگر کوئی بہت بڑی بات ہوتی نا
बहुत बड़ी बात होती तो हो कैसे तो सकती? देखें आप मेरी बात कैसे हो सकती थी? अरे बीबी क्या कर लेगा? सी बात है, अमेरिकन एम्बेसी हाँ खा एक मामूली दर्जे का किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वगैरह भी पाकिस्तान के दौरे पर आया होना, तो वो कोई ना कोई वक्त निकाल कर उसका कुछ जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन जरूर करवा। ठीक है, ये अमेरिकन एम्बेसी की प्रैक्टिस। और ये तो 2 दिन ये प्रैक्टिस रही, बता रहा हूं ना आपको। आपको याद है हिलरी क्लिंटन आई थी? हाँ, मदर इन लॉ, हमारी मदर इन लॉ सदर बनने वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जॉन मैकेन के साथ ऐसा वाकया हरगिज नहीं हुआ। ठीक है, and he was there for 2 days, 2 दिन के लिए थे ना वो पाकिस्तान में। टाइम तो बहुत आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर इफ ही हैड एनी गुड स्टोरी टू टेल तो वो कर तो जॉन मैकेन जो है अमेरिकन एम्बेसी की वसातत से वो बात करता। तो फिर क्या उसके तसल्ली बाद देने आए थे जॉन मैकेन? वो अफगानिस्तान गया। हाँ बिल्कुल, उधर वहां पर सीबीएस से बात करते हुए भी उसका मौजू ये रहा कि बोथ क्लिंटन एंड ट्रम्प आर नो गुड टू हैंडल फॉरेन पॉलिसी। सही है। उससे ना सीबीएस वालों ने सवाल किया कि साहब पाकिस्तान गए थे, कैसा लगा, क्या हुआ, ये वो उधर उधर, और ना ही उसने अज खुद कुछ उस तरह का तस्करा किया। नहीं, और वहाँ मीट द प्रेस भी उनका जो होता है प्रोग्राम, वो भी उन्होंने उस वहाँ से किया, खास तौर पे वो और लिंजी ग्राहम जो दूसरे सेनेटर आए हुए थे, तो उसकी अहमियत शायद ज्यादा थी उनके उस दौरे की पाकिस्तान के मुकाबले में। बट व्हाई डिड ही कम, व्हाट वाज ही डूइंग? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। अच्छा है, उससे शौक होगा मीरान शाह देखने का। नुसरत साहब, हमें भी बहुत शौक है देखने का, मतलब तो हम सेनेटर नहीं हैं। चले चले नुसरत साहब, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी गुफ्तगू, कोशिश तो मैं करूंगी नुसरत साहब से जानूं क्या करने आए थे जॉन मैकेन साहब, लेकिन ढाका में जो वाकया हुआ उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, यूएस डेलीगेशन टॉपिक आपके ख्याल में देयर इज नथिंग मच लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट दैट? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है खामखा का हम फील गुड फैक्टर, हाँ ये हो सकता है कि ये जाकर अपने बाकी कांग्रेसमैन और यानी सेनेटर हजरात को और मीडिया वगैरह को ये बताएं कि भाई हम गए थे, बेहतर है हालात जो है वो काफ़ी मुश्किल था, बट यू नो एंड वी हैव आल्सो सीन यू नो कितनी मुश्किल वो ट्रेन थी, तो एक इट वाज अ गुड पीआर एक्सरसाइज। ओके फाइन, लेकिन इसके कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट फौरी तौर पर हरगिज नहीं। ठीक, मतलब ये कि F-16 इसके बदले में नहीं मिलने वाले के वो आए थे। फेयर इनफ, वो ठीक है जी। एक चित्राल से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीर बात कर रहा हूँ चित्राल को जी भैया जी। आपने प्रोग्राम के शुरू में चित्राल के बारे में आपने बात की कि वहाँ पे 16 घंटे बिजली नहीं होती। यहाँ पे तो 3 तहसीलें ऐसे हैं जिनका मैं आपको नाम लेना पसंद चाहूंगा, तोरखो, मोको, मस्तूज। जो पिछले साल जब सैलाब आया था, जो आप लोगों को भी याद होगा, आप लोगों का तो यहाँ पे लाइव प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, तो उस सैलाब में यहाँ पे एक बिजली घर हुआ करता था, रेशन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका था। तो उसके बाद से पूरा एक चित्राल का जो 6 मुकम्मल पूरी तहसीलें हैं, उनमें से 3 तहसीलों में 1 साल से बिजली नहीं है। आपने तो 16 घंटे की बात की। आप कह रहे हैं कि 3 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर 6 कुल आप बता रहे हैं तहसीलें चित्राल की, उनमें से 3 में बिल्कुल बिजली नहीं है ही नहीं, तो पूरा आधा चित्राल तो अंधेरे में डूबा हुआ है। अच्छा। और ये पिछले साल सैलाब के टाइम से ऐसा है सर। शेडो पावर हाउस का जर्मनी की, फ्रांस की, मेरे ख्याल जर्मनी की कंपनी थी, तो उन्होंने बनाया था। वो उस सैलाब में वो उसको नुकसान पहुंचा तक। पिछले 1 साल, गुज़श्ता 1 साल से यहाँ पे हम लोगों के पास बिजली नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, जनरेटर वगैरह से? जनरेटर कभी गुजारा, कभी आपने छोटे पन बिजली घर होते हैं या चित्राल में जो नालों में छोटे लोग बनाते हैं, तो उससे तो वो फ्रिज ऑन नहीं होता, कोई और चीज, सिर्फ टीवी की हद तक या कोई रोशनी वो उसकी हद तक तो हम गुजारा चलाते हैं, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि मोबाइल फोनों का क्या हाल है, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि सिग्नल बहुत कम आते हैं मुख्तलिफ जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं चित्राल सिटी से
जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से मैं 22 किलोमीटर आगे अपर चित्राल की तरफ मेरा गांव है कोगुजी, जो आपको शायद ये भी मालूम होगा कि गोलन गोल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जहाँ पे बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट जहाँ पे बन रहा है, उसी लोकेशन के बिल्कुल साथ मेरा गांव है। यहाँ पे सिर्फ एक टेलीनार के सिग्नल आते हैं, बाकी उनके टावर ही नहीं। कुछ दिन हो गए वारिस की, कुछ दिन हो गए इन्होंने अभी सर्विस शुरू किया है, बाकी यहाँ पे तो न कोई PTCL है, कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी भाई। आई एम रियली सॉरी टू हियर ऑल दैट। आपने वो बात तो कंफर्म कर दी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा। जी जी जरूर, जल्दी से कर दीजिए। ये अभी हमारे जो हुक्मरान है ये आपस में एक दूसरे, कोई पनामा लीक्स में हमें फंसाया हुआ है, किसी ने किसी और लीक्स में हमें फंसाया हुआ है। ऑन ग्राउंड कोई काम करने के लिए इमरान खान नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल वो सही बात है कि लोगों के डे टू डे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई फोकस करने को तैयार नहीं है। ब्लेम पासिंग है, ब्लेम पासिंग है, ब्लेम पासिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो भाई, एक कॉल बलूचिस्तान से भी पहले ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ये मेरा ख्याल है उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। लो बीबी, बात यह है कि वो फरमा रहे हैं कि 6 तहसीलें हैं और उन तहसीलों में 3 ऐसी हैं जिन पे तो बिल्कुल ही बिजली और नहीं यूं है। कि वो सैलाब आया तो खराब हुई थी पिछली साल, कैन यू इमेजिन 1 ईयर से, और 1 साल पहले। बाकी मोबाइल कंपनियों की कंडीशन भी उन्होंने बता दी। मतलब 2 कंपनीज ने वहां टावर लगाए हैं, बाकी उन्होंने लगाए। हालात में आप मुझे बताओ कि नंबर 1 कैसे खुदा न खास्ता अगर ज्यादा आफत होती है, मजीद नुकसानात, अल्लाह मेरे मुंह में खाक होते हैं मॉनसून की वजह से, जैसे अभी ये हुआ है जिसको आपने लीड स्टोरी बनाई है, तो उसमें टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ही अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कम से कम इत्तलात की तो आपको मिल पाए। वो इत्तला मिलेगी तो फिर कोई आपकी मदद को आ सकेगा या नहीं, है ना? बिल्कुल। ये जो इशू है इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, और चूंकि गुज़श्ता साल हुआ था और तब से खराब और भारी नुकसान हुआ था, और अब बहुत दिनों से क्लाइमेट वगैरह के जो माहिरीन हैं वो कहे चले जा रहे हैं 2-3 महीने से। बलोचिस्तान वाली कॉल दोबारा मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी भैया आप, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बराह रास्त टेलीविजन पर हैं, अपना नाम बताइए और आप फरमाइए क्या हुक्म है। जी बात कर रहा हूँ। जी भैया जी बोले सर, फरमाइए। जी हमारे इलाके में सैलाब हुआ है। कहाँ? कौन सा इलाका? जी जिले वाशुक का तहसील बरसीमा है। तहसील बरसीमा? जी जी, यहाँ चित्राल वाले सैलाब जैसे है, यहाँ हमारे इलाके में मीडिया कोई भी नहीं है, हमारे फसल सारे भी सैलाब की रेले से बह गया है। ये कब हुआ ये? जी 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। और आपके मकामी मीडिया में भी इसकी खबर नहीं आई है? जी मीडिया यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ बस चैनल के। बस अच्छा ठीक है जी, सॉरी। आप बड़ी ज्यादती की बात है। आपके ख्याल में कितने एक यानी आबादी के हवाले से कितने एक लोग मुतासिर हुए होंगे या रकबा कोई अंदाजा है आपको? जी तकरीबन 7 से 8 किले भी सैलाब के रेले में आ गया है। अच्छा, 7 से 8 बहुत गांव होते हैं ये तो। जी बड़ी मेहरबानी, सॉरी जी। आई विश के हमारे मीडिया के लोग इन चीज़ों पे, वो फिर अगेन वही इशू है, फिर वो उनको ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का इशू है ना। हाँ नुसरत वहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब ओके बलूचिस्तान वैसे ही देखो। एक और चित्राल से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो चित्राल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत जावेद साहब, मैं चित्राल के पसमानदा इलाका गुबोर से बात कर रहा हूँ। समीउल्लाह साहब जी फरमाइए। ये इलाका तमाम ऐसे मसाइल और मुश्किलात से घिरा हुआ है। रोड भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, न यहाँ कोई टावर लगा हुआ है। अच्छा, हम मोहतरम इमरान खान साहब से सवाल करते हैं, खुदारा इस्लामाबाद में धरना देने की बजाय इधर आ जाएं, हमारे हालात की पासपोर्ट। वो अभी गए तो थे, उन्होंने वहाँ पे कोई इफ्तिताह किया है ना एक पावर स्टेशन का भाई ना। टाउन चित्राल में आते हैं, टाउन चित्राल में ऊपर आके बस 1-2 जलसे करके चले जाते हैं।
हम चित्राल से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर पसमंदा इलाका है गोबर, यहाँ किसी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं है। अगर हमें कोई मुश्किलात होती है यहाँ से चित्राल जाने में, बीमारों को ले जाने में भी रोड इंतहाई खराब है। और इन तमाम मसाइल में हम सिर्फ एक अल्लाह की जात के बाद आप मीडिया के थ्रू से हम इमरान खान से ये अपील करते हैं कि वो हमारे इस इलाके में आ जाएं, एक दफा दौरा करें। बट ठीक है, इमरान खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आपके इलाके का दौरा करें और वहाँ के लिए कुछ करें। उन्होंने तो एक आवाज़ दी तो कोई ना कोई 2-4 कंपनियां जो हैं वहाँ पे बिजली का, मोबाइल का, कोई ना कोई जितने पॉपुलर हैं वो यकीनन इस मामले में तो उनकी बात सुनी जाती है। ठीक है जी, ज़रूर इंशाल्लाह। साहब एरिया कितना होगा, उसको कितनी टोटल बिजली रिक्वायर्ड होगी कि आप एक मतलब वो कोई ये तो नहीं है ना कि कोई पूरे पंजाब को आपने बिजली देनी है? नहीं, वो बता तो कितनी अफसोस की बात है। कुछ लोगों ने चूंकि पानी जो तेज वो खुद अपनी मदद आपके तहत बनाई है ना, वो यही कहते हैं अगर थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्रेक का वो कह रहे हैं ताकि फिर उसके बाद चलें वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ढाका में जो वाकया हो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट लिख के हमें ज़रूर भेजें। अच्छा, मेरी अर्ज़ ये है कि मैं आपको दयानतदारी से समझता हूँ, मैं किसी भी मुल्क खा वो हमारे कितना ही खिलाफ क्यों ना हो उसके बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करता हूँ। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश की ये जो हसीना वाजिद की हुकूमत है ये खूब नमूना है। मकसद ये कि इतना अंदोनाक वाक़या हुआ उसमें और उस वाक़े में जो लोग मुलव्विस थे उनकी तस्वीर सबसे पहले शाया करने वाला बाकायदा ISIS का तर्जुमान माने जाने वाला इदारा है। बिल्कुल, उन्होंने वो अमाक उसका नाम है, अमाक। हाँ, वो उसको लगाते हैं जब इस किस्म का वाक़या होता है तो वो बता देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाक़या होते ही वो उन अफराद की तस्वीर सबसे पहले जारी करते हैं और बाद अज़ां ये बात दुरुस्त साबित होती है कि वही लोग मुलव्विस थे जिनकी तस्वीर दी। जी जी, वो तो तस्वीरें अब आ गई, आप उनको कंपेयर करके देख लें, इट इज द सेम पीपल, इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। इसके बावजूद मोहतरमा जो है वो बज़िद है कि जी ये होम ग्रोन है। पर नज़र डिस्टिंक्शन ही क्या है? मतलब ये स्टेट ऑफ डिनाइल जो है ये रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, मसलन हमारे यहाँ एक जमाने में जब कभी इस तरह के वाकयात होते थे बिल्कुल, तो ये कहा जाता था जी कि ये कोई मुसलमान तो कर ही नहीं सकता। हाँ जी, अरे दाता गंजबख्श पे हमला क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई मुसलमान सोच ही नहीं सकता जी। कोई मुसलमान रहमान, अरे क्या क्या बात, अरे मस्जिद में बम फोड़ना ये कोई मुसलमान हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये उलट हो रहा है। ये कह रही हैं कि जी ये कोई बैनुल अक़वामी वगैरह ये कोई मसला कनेक्टेड नहीं है, ये होम ग्रोन है, होम ग्रोन, ये मकामी लोग हैं और इनका ताल्लुक भी मकामी जमातों से है। और बात को आहिस्ता आहिस्ता घूम घुमा कर वो असल में ले जाना चाहती हैं कि ये जमात इस्लामी के बिगड़े हुए लोग हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये है कि अगर इनको किसी ना किसी तरह इनमें से कोई अजमल कसाब बरामद कर दिया जाए। पाकिस्तान से ताल्लुक निकले ना, मतलब सीधी बात ये समझ गई? यस। अच्छा, अब ये आप इतनी जालिमाना सियासत कर रही हैं अपने साथ, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। भाई हिसाब बराबर तो, यानी जैसे मैं आपके साथ हिसाब बराबर कर रहा हूं, लेकिन आप अपने लोगों के साथ जो है जुल्म कर रही हैं। क्योंकि इतना बड़ा वाकया हो गया, आप उसको इतना बड़ा वाकया हुआ है और ये वाकया अचानक नहीं हुआ, इससे पहले बिल्कुल आपके बांग्लादेश में चुन चुन कर कुछ ब्लॉगर्स को, जिनके बारे में ये महसूस किया गया, नहीं महसूस क्या था, वो लिबरल थे, सेक्युलर थे, सीधी बात करनी चाहिए, सब यही था ना, उनको बाकायदा उनके गले काटे गए। हाँ, और किसी को घर पे, किसी को कहीं यहाँ पे भी जिन लोगों ने इस रेस्टोरेंट पर कब्जा किया था
ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے لیکن انہوں نے مارنے کے لیے وہی ہتھیار استعمال کیا ہاں جو کہ پہلے چل رہا تھا کہ بلاگر استعمال جو ایک قسم کا سائن ہوتا ہے نا بالکل ٹھیک ہے نا انگریزی میں اس کو میشیٹی کہتے ہیں بالکل جو ہارر موویز میں اکثر استعمال ہوتا ہے گلا کاٹیں یا اس کو ہیک کرنے کے کیا اردو میں میشیٹی پتہ نہیں لکڑی کاٹنے والی لیکن بہرحال یعنی ذبح یس اچھا اب یہ اتنی خوفناک حرکت ہے یہ آئی ایس نے میری دانش میں بہت بڑی پی آر موو کی ہے یہ کہ ان کو اون کر کے یا ان کی تصویر شائع کر کے ایک تو یہ کہ ان کو اون کر کے تو انہوں نے اپنی رینج دکھائی نا کہ ہم بنگلہ دیش میں کون کہہ رہے ہیں کہ فلوجہ پر قبضہ ہو گیا اور ہم ختم تو کیا ہوا ہم وی آر دیئر ہٹ ہم کر سکتے ہیں ابھی بھی یہ نہ سمجھو برسلز اورلینڈو استنبول بغداد بنگلہ دیش استنبول کی انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی بالکل لیکن چلے پہلے کرتے رہے استنبول کی ذمہ داری بڑی اس میں بھی ہوشیاری ہے ہاں انہوں نے نہیں کی اس میں کہنا یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان ملک میں تخریب کاری نہیں کرتے صحیح ہے دہشت گردی نہیں کرتے اس لیے استنبول کی اونرشپ نہیں لی ہاں انہوں نے ذمہ داری نہیں قبول کی بالکل وہ تو ٹرکش حکومت کہہ رہی ہے دیکھو یہ بڑی بہت انٹیلیجنٹ موو ہے یہاں پہ بھی کیا کیا ہے یہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ڈپلومیٹک حلقے میں سب سے پاپولر ایک ریسٹوراں جہاں فارنرز اور ڈپلومیٹس جاتے تھے زیادہ وہاں پر لوگوں کو کہا کہ مسلمان اس طرف ہو جائیں بالکل غیر مسلم اس طرف اور کسی پہ اگر شبہ ہوا کہ یہ جان بچانے کے لیے خود کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا امتحان وغیرہ بھی لے لیا صحیح ہے اطمینان ہو گیا اسے کہا اچھا بچو تو آرام سے بیٹھ جا تو دیکھ تماشا ٹھیک صحیح ہے اب یہ ہے کہ جناب ایک تو ہم مسلمان ملکوں میں دہشت گردی نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ دوسرا اگر ہم ایسی جگہ مسلمان ملک میں بھی پہنچے ہم تو یہ جو مغربی یہ جو ویسٹرن یہ جو صہیونی یہودی اور عیسائی اور فلانے اور یا جو مسلمان فقہ ان کے نشانے پر ہیں کچھ ایسا بھی ہم تو ان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں بغداد کے ضمن میں بات اور ہے وہاں تو کچھ کیونکہ بغداد میں ایک سیدھی سادھی بات ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سفورا گوٹ کا واقعہ پروین رحمان کا قتل ڈھاکہ ہونے والی وارداتیں اورلینڈو والا واقعہ آپ کو میں چھوڑو اورلینڈو یہاں فوکس کرو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے واقعات بھارت نہیں جائیں گے نہیں بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ایسے واقعات ڈھاکہ سے کلکتہ کتنی دور ہے بی بی نہیں بالکل بھی نہیں ناٹ دور ہے اور آلریڈی اس نے اس وقت ہائی الرٹ کر دیا ہے ان تمام ایریاز کو جو جہاں سے کراسنگ ٹھیک ہے بیکاز ان کو شک ہے شبہ ہے کہ کوئی آ سکتا ہے بالکل اب یہ جو لڑکے ہیں یہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں پر نصرت صاحب القاعدہ ان میں سے 3 کا تعلق ڈھاکہ کے ایک ایسے کالج سے ہے جہاں کم از کم ماہوار فیس جو ہے وہ $200 ہے ڈالر میں فیس ہے مطلب ان رائٹ اوکے وہ گاڈ سے تم کو بہت ہی اچھے رئیس خاندانوں کے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ عوامی لیگ جو حکمران جماعت ہے اس کے اس کا ایک وہ بلبل فیملی ہے بڑی مشہور وہاں کی ان کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ وہ بچے جو نام نہاد ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ آئی ایس کی ڈیجیٹل رینج سے یعنی ایک بات تو طے ہو گئی کہ انہوں نے یہ جو اس دور کا جدید ترین کمیونیکیشن ٹول ہے انٹرنیٹ اس کو استعمال کر کے لوگوں کو وحشی بنانا شروع کیونکہ وہ کوئی گئے تو نہیں تھے ابو بکر البغدادی کے پاس بیعت کرنے کے لیے وہ تو نیٹ سے سارا کچھ انہوں نے دیکھا نا انٹرنیٹ پہ یہ پروپیگنڈا ایبسلیوٹلی اب اس کے لیے ایک کلیکٹیو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس کلیکٹیو اسٹریٹجی پر غور کرنے کی بجائے حسینہ واجد صاحبہ اگر آپ
اسی بات پر ڈٹی رہیں گی. ایسے ثبوت. پر نصرت صاحب کیا ہوم گرون اور آئی ایس ضروری ہے کہ میوچولی ایکسکلوسیو ہوں؟ وہ یہ بھی ٹھیک ہے مقامی لوگ تھے، لیکن کتنے مقامی لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. وہ جو عمر متین تھا اورلینڈو والا، وہ تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، وہ تو وہیں پیدا ہوا، وہیں رہا، وہ نہ اس نے کہیں جا کے جہاد کی ٹریننگ حاصل کی. بی بی کو لیکن کون سمجھائے یہ؟ نہیں مطلب بات تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بالکل مقامی تھے. اور اس میں ایک اور بات ہے. اب اگر انہوں نے اس وحشیانہ انداز میں 1970 کا بدلہ 2016 میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں لگا کر نہ لیا ہوتا تو کیا یہ نہ تو دیکھو پاکستان جیسے ملکوں میں تم جو مرضی کہہ لو، ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. وہ کیا؟ وہ ہے کہ یہاں پر مثلاً جو جمعیت العلماء اسلام ہے وہ لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان کو پبلک میں آنا پڑتا ہے. تو وہ صرف ریٹرک نہیں ہو سکتی. مولانا سمیع الرحمان کو اپنے مدرسے کو جو فنڈ دیتا ہے عمران خان تو اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مدرسے میں لگائے گا، جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. عمران تو ایک قسم کی مین اسٹریمنگ ہوتی ہے. کہہ رہے پولیٹیکل سپیس ان کے پاس وہاں نہیں ہے کیونکہ ان کی جماعتیں آپ نے اسلامی جماعتوں کو یہ سپیس ڈینائی کر دی، ان کے لیے سیاست میں کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی. مثلا جیسے آپ جو مرضی کہہ لو، یہاں پہ 2002 میں خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، وہاں حکومت دینی اتحادی جماعتوں کی بنی تھی. اور اگر ابھی بھی اگر فرض کرو یہ مذہبی جماعتیں قومی اسمبلی میں وہ اکثریت حاصل کریں یا ان کے نمبر ایسے ہوں کہ وہ کوئلیشن حکومت میں سے اپنی باتیں منوا سکے، تو ان میں سے وزیر اعظم آ سکتا ہے. 2002 میں آصف علی زرداری جیل سے تل ملا رہا تھا کہ جی مولوی فضل الرحمان کو وزیر اعظم ڈکلیئر کرو. میں اس بات کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو سپیس ان کی ڈینائی نہیں کریں گے. بی بی کو ڈرا دیا گیا، بتایا گیا نہیں اس پہ تو امریکی کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں یہ وہ، تو پھر انہوں نے امین فہیم صاحب کا نام دیا. ٹھیک سمجھ گئی ہے نا بات. تو یہ ہمارا ان کا فرق مطلب سپیس بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود سوال وہی ہے. پر ہمارے یہاں بھی تو نصرت صاحب اس طرح یہ پڑھے لکھے لوگ جو ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں بین ہوئی نا نصرت صاحب، ہمارے یہاں بین تو نہیں ہوئی دینی جماعتیں، تو ہمارے یہاں سے بھی سعد عزیز نکلتے ہیں. ہمارے یہاں ٹرینڈ اتنا شدت سے نہیں ہے. نصرت صاحب ابھی وہ وقت بتائے گا. ہمارے ہاں سوات سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصرت بھائی انور خان بات کر رہا ہوں سوات سے. جی بھیا. پہلے تو نصرت بھائی آپ کو اور گلبینہ بہن کو میں شاہکار اور نالج فل پروگرام کے لیے بہت بہت مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں بہت نالج ملتی ہے اس پروگرام. بڑی مہربانی. اچھا میرا سوال یہ ہے نصرت بھائی کہ ابھی ڈھاکہ کا ذکر ہو رہا تھا. ڈھاکہ میں ابھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ریسنٹلی، اس سے پہلے فرانس میں ہوا، ترکی میں ہوا، امریکہ میں بھی ہوا، انگلش میں بھی، مینز آل اراؤنڈ دا ورلڈ یہ واقعات ہو رہے ہیں. پاکستان میں اگر آپ کہیں تو کوئی بڑا واقعہ ہم کئی سالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے آپریشن چل رہا ہے نہیں ہوا ہے. کئی سال تو نہیں کہہ سکتے، پورا گوٹ ہوا ہے. آپ نے جو وزٹرز ہیں فارنرز انہیں وہ پاکستان کو ایز اے ہجرت کنٹری کرتے ہیں، اور باقی کنٹریز آج بھی خاص طور پہ آپ لے لیں تو وہ بھی سنا گیا، مگر آج بھی اسے سیف ہی کہا جاتا ہے. ہم کیسے اس ڈینجرس لسٹ سے نکلیں گے نصرت بھائی؟ نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس یہ جو مین سٹریمنگ ہے ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس سے کیا وہ پریشر ریلیو ہو جاتا ہے کہ مطلب ایک معاشرے میں سپیس مل جاتی ہے لوگوں کو. بھائی جب آپ کے پاس نصرت صاحب جو جس نے ڈینیل پرل کا سر کاٹا تھا وہ بھی ایک ہے، جو کیا نام تھا اس کا، عمر خالد شیخ یا جو بھی تھا، وہ بھی کوئی مدرسے سے تو نہیں نکلا تھا، اور کتنی پرانی بات ہو گئی. اس قسم کے مطلب چلے سپیس ہے بیچ میں، پر واقعات تو ہوتے رہتے کہ ایجوکیٹڈ. بالکل اپنی جگہ میں مانتا ہوں، لیکن میں مزید ہوں کہ آپ جتنا زیادہ سپیس دو گی اتنا زیادہ آپ ایسے عناصر کی دل شکنی کریں. ٹھیک ہے، ابھی بریک لے لیں، میں اس بات پر مزید ہوں. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسی پوائنٹ پہ نصرت صاحب سے مزید ان سے کہیں گے کہ ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान_। यस नुसरत साहब, देखो स्पेस आप कह रहे हैं। असल बात ये है कि देखो, बुरा ना मानना, हमारे यहाँ ये बीमारी जो लेकर आए, जिसको आज हम एक्सट्रीमिज्म कह रहे हैं और अपना कह रहे हैं, वो अफगान जिहाद की बदौलत, ठीक है, और लाए यही अमरीकी, यही बरतानिया वाले, यही जॉन मकेन वाले, पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले व्हाइट हाउस में जाया करते थे, यही जॉन मकेन वाले लाए। ठीक है, मैं क्यों बुरा और हमारे लोग जो है वो उसी अतार के लौंडे से दवा लेने आप जाते हैं। सही। अब हमारे ही लोग अब एनजीओ बना के इन लोगों से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डी-रेडिकलाइज सही, अब कैसे कर सकते हैं रेडिकलाइज। इसी तरह ये जो आईएस का तूफान है, बुनियादी तौर पर नफरत थी हाफिजुल असद से। यस बिल्कुल, सीरिया, उसको हर सूरत उल्टाना था, उससे जान छुड़ानी थी। उस दौरान इराक की तरफ मुंतकिल हो गए बगैर किसी वजह के। भैया आप अफगानिस्तान में बिजी थे पहले, उसको क्या कर रहे आप, सही बात है। बुश वहां चला गया डिजन, वो अब तक संभला नहीं अफगानिस्तान, बिल्कुल टोटल झूठ की बुनियाद पे। और वहां पर ये लीक हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है मिटा दी गई हैं। ठीक है, ये इंटेलिजेंस वालों की रिपोर्ट, बाकायदा ये CIA का डॉक्यूमेंट है, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट है। इसमें यह फैसला हुआ कि एक सलफिस्ट प्रिंसिपैलिटी, यानी कि बिल्कुल इंतहा पसंद बुनियादी सलफी तहरीक के, जिसमें रमादी शामिल हो, ताकि इराक का जो शहर, और वहां से फिर हाफिजुल असद के खिलाफ जो है एक नाम निहाद सुन्नी, तो अमरीकियों ने उन लोगों को आम किया ना, जो उनको लगे कि ये हाफिजुल असद को गिराने में उनकी मदद देंगे, तो हमें सबक पढ़ाते हैं। कितनी दफा मिलिशिया को आम करके नुसरत साहब ये भुगतेंगे, कब सीखेंगे अमरीकी? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो, लेकिन बजाय उनको तानो तशनी देने के, हमें अपना घर सीधा करना है और हसीना वाजिद को ये कहना है कि बीबी क्या कर रही हो, अपने लोगों के साथ जुल्म ना करो। बहरहाल मैं पहले चित्राल से कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भैया। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं भाई मेरे। मैं जी सादिक अमीन बोल रहा हूँ, चित्राल बिजनेस कमेटी का सदर जी। जी चित्राल के हवाले से आपने जो प्रोग्राम किया, इस पे आपके हम शुक्रगुजार हैं। अरे नहीं, हमारा फर्ज है, बल्कि हमें अफसोस हो रहा है। दबी हुई आवाज को आपने ऑन एयर लेके दुनिया को बता दिया है कि चित्राल के लोग कस्बा कुर्सी के आलम में हैं। 7 तहसीलें बिजली की वजह से डूबी हुई हैं और सैलाब की वजह से घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। मैं ये हैरान हूँ कि इमरान खान साहब चित्राल आए और उन्हें कहा गया कि 14 अरब रुपया इसकी बहाली के लिए लग सकता है और चित्राल की आबादकारी हो जाएगी। तो उन्होंने 1.25 साल बाद हमें ये मशवरा दिया कि मैं इस्लामाबाद में डोनर कॉन्फ्रेंस बुला के आप लोगों के लिए कुछ करूंगा। तो जनाब अस्पताल के लिए तो वो बाहर मुमालिक और पाकिस्तान के अंदर फिर के करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हैं। और चित्राल की बहाली के लिए जब उनकी सूबे में हुकूमत है, उन्होंने चित्राल को 6.5 लाख की आबादी जो है वो बिल्कुल के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। और आप देख लें कि 7 तहसीलें हैं, 4 तहसीलें अपर की हैं, 3 तहसीलें लोअर की हैं। हमें टोटल बिजली जो चाहिए वो तकरीबन 25 से 30 मेगावाट बिजली चाहिए, हमें और नहीं चाहिए। हमारे अपने बिजली घर मौजूद है, लेकिन आप देखें कि रेशम बिजली घर इन्होंने ऐसी जगह पे डिजाइन किया कि वहाँ पे सैलाब आया तो वो मलिया मेट हो गया, हुकूमत का पैसा चला गया, हमारी उम्मीदें चली गई। उसके बाद अब गोलन गोल्ड प्रोजेक्ट है, जो कुछ हो रहा है अभी तक उसकी नहीं। मैं आपकी एक बात जो है, एक बात से मैं टोटली एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब को चित्राल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है, वो खुद ही, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी वो कराची गए हैं, खड़े खड़े 20 करोड़ रुपया उन्हें अतिया मिल गया अपने शौकत खानम के लिए। यकीनी तौर पर वो मकामी और बैनुल अक़वामी तौर पर आपके मसाइल के लिए अगर लोगों से अपील करें, लोगों को एक्टिवेट करें, मोबिलाइज करें। आजकल चीपेस्ट एनर्जी जो है पूरी दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है सोलर की सूरत में, और चित्राल के कुदरती हुस्न को जहन में रखते हुए
वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को जहन में रखते हुए फिर वादी गिलाश को और उनकी रिवायात को, उसकी बारे में जो एक मिस्टीक और ऑरा है, उसकी वजह से आई थिंक बहुत जर्मन्स और इधर उधर ये यूरोपियंस वहाँ पे इस टाइप की 25 मेगावाट आप हाँ, सुन रहे थे हाँ, कि और क्या पारी कुछ वहाँ पे भी नहीं है ऐसा हाइडल से बन जाएगी सारी। गिलगित से भी एक अल्लाह 25 खैर करे वहाँ से भी कोई अच्छी खबर ही हो। जी अस्सलाम वालेकुम गिलगित जी, गिलगित। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी वालेकुम जी मैं गिलगित से बोल रहा हूँ शायद। जी भैया शायद। अच्छा सर, आपको पता है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में पिछले आज से 1 महीना पहले 1.5 महीने जो सैलाब आए थे उसमें कोई 1 महीने तक हमारा राबिता मुनक़ता हुआ था। यहाँ पे कहत का समा था, ठीक है कि नहीं है? जी जी। अभी ये महकमा वसायत वालों ने जो पेशंगोई की उसके मुताबिक अगले हफ्ते से यहाँ पे सैलाब का मामला है, तो ये हुकूमत ने और इसने क्या कमात किए हैं कि अगले दफा ये मामला नहीं होंगे? नहीं भैया, मैं यहाँ बैठा हुआ तो देखिए जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में अब बाकायदा एक वजीर आला होते हैं, उन्होंने ये सोच रखा होगा कि ये यानी प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं और खुदा न खास्ता अगर इस साल भी पिछली मर्तबा की तरह डिस्कनेक्ट हो गए तो अनाज गल्ला वगैरह कैसे आएगा। साथ ही बदकिस्मती से हमारा वक्त जो है ख़त्म हो गया है, वरना मैं आप लोगों की और इस तरह की तो और बहुत हर जगह से ही कॉल्स आती हैं नुसरत साहब, तो मतलब बहुत ही अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के। बहरहाल आज के लिए हमारा टाइम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।